Hi everyone, I welcome you all to Sleepy Classes. I hope everyone is fine out there and you're staying safe along with your family members and उम्मीद करती हूँ कि इस सब के साथ आप अपनी पढ़ाई को सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं और जो हमारी सीरीज है उसको भी कंटिन्यूअसली देख रहे हैं। ऑलराइट, चलिए आज भी कंटिन्यू करते हैं अपनी बेहद इम्पोर्टेंट सीरीज को। इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, राइट, इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है। काफ़ी पार्ट्स इसके हो चुके हैं, ऑलराइट, एंड आज भी एक बेहतरीन पार्ट है जिसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने लाए जाएंगे। और ये वीडियो किन के लिए बनाई जा रही है? फॉर द वंस हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम, ऑलराइट, जो कि जल्दी जल्दी हो जाएगा। एंड होप करते हैं सारा एटमॉस्फेयर वापस से नॉर्मल हो जाए और एग्ज़ाम भी जल्दी हो जाए और अपने सपने हैं वो भी जल्दी पूरे हो जाए, राइट। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की ओर। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 129, विच मीन्स हमने पिछली वीडियो तक 128 क्वेश्चंस कर लिए थे। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। From the following information, you need to compute the current ratio. ट्रेड रिसीवेबल्स है। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं? अपने सन्ड्री डेटर्स आपके पास दिए हुए हैं 90,000। प्रीपेड एक्सपेंसेस है 10,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है 20,000। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स 40,000। मशीनरी 20,000। बिल्स पेबल 40,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स 40,000। डिबेंचर्स 3 लाख। इन्वेंट्रीज 40,000 और एक्सपेंसेस हैं 20,000। आपको क्या कंप्यूट करना है? करंट रेशो। ऑलराइट, मैं आपको ना समय देती हूँ 15 सेकेंड का। थोड़ा लॉन्ग हो सकता है क्वेश्चन, बट करिए इसको अच्छे से। ऑलराइट, आई होप आपने कर लिया होगा इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का मैंने एमसीक्यू का कोई आंसर नहीं दिया है फिलहाल आपके लिए, लेकिन अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो आपके पास वो आंसर आ जाएगा। अभी उसी आंसर को कंफर्म करेंगे। मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी वो आंसर और आपको देखना है जो आपने कैलकुलेट किया था क्या वो ठीक है कि या वो गलत है। ऑलराइट, चलिए, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है। करंट रेशो is equals to current assets divided by current liabilities. करंट एसेट्स वो होते हैं जो 1 साल तक के लिए होते हैं और करंट लाइबिलिटीज भी वो होती हैं जो हमने 1 साल तक पे करनी होती हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स, इनमें से ना कई चीजें हैं जो हमारी करंट एसेट्स हैं। एक बार वो लिख ले, करंट एसेट्स कौन कौन से हैं। करंट एसेट्स भी देखते हैं कौन कौन से, करंट लाइबिलिटीज भी देखते हैं कौन कौन से। क्वेश्चन इजी हो जाएगा करना। सबसे पहले इस चीज को देखिए, ट्रेड रिसीवेबल्स, सन्ड्री डेटर्स, ये कहाँ आता है हमारा? क्या ये करंट एसेट है? यस, बैलेंस शीट में ही आता है, करंट नॉन करंट सब कुछ एसेट वगैरह, लेकिन है ये करंट, ठीक है। तो ट्रेड रिसीवेबल्स कितनी है इसकी? 90,000। ऑलराइट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, नाम तो है एक्सपेंसेस, जिसको नहीं पता उसको बता रही हूँ, नाम है इसका एक्सपेंसेस, लेकिन ये आपका एसेट है। वो कैसे? जो एसेट ना आज, सॉरी, जो एसेट मुझे, कोई भी एक ऐसा खर्चा है जो मुझे किसी दिन पे करना था, फॉर एग्जाम्पल मुझे परसों पे करना है ये खर्चा, लेकिन मैं आज ही उसको पे करके रिलैक्स हो जाती हूँ, मतलब फ्री हो जाती हूँ। तो मैंने पहले अपने माइंड को फ्री कर लिया, मुझे इतनी देर के लिए वेट नहीं करना पड़ा कि हाँ 2 दिन बाद दूंगी इसको, और जिसको पैसे देने उसको भी वेट नहीं करनी पड़ी। तो मैंने पहले ही दे दिया, प्री पे कर दिया अपना एक्सपेंस, तो ये मेरा एक एसेट होता है, करंट एसेट होता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी लिखिए, 10,000। ऑलराइट,
अभी आगे देखते हैं, इसको ना मैं एक साइड लिखती हूँ सो दैट कैलकुलेशन के लिए इजी हो जाएगा आपके लिए। ये रहा 90,000, ये रहा 10,000, राइट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस भी करंट एसेट है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस कितना है ये? 20,000। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, देखो शॉर्ट टर्म ही लिखा हुआ है ना, शॉर्ट टर्म में क्या होगा? करंट। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स कितने की हैं? 40,000 की। ये भी करंट एसेट का पार्ट बनेगा। अभी इसको देखिए, मशीनरी। मशीनरी ये क्या, ये करंट एसेट का पार्ट है? किसका पार्ट है ये? मशीनरी हमारा पार्ट है नॉन करंट, सॉरी नॉन करंट एसेट्स का। ये शो नहीं होगा इस क्वेश्चन में, आप इसे इग्नोर करेंगे। बिल्स पेबल को देखिए, नेक्स्ट आइटम। बिल्स पेबल क्या है? बिल्स रिसीवेबल का उल्टा, मतलब ये है हमारी करंट लायबिलिटी। इसको यहाँ लिखिए, बिल्स पेबल 40,000। ठीक है, अब सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये भी हमारे करंट लायबिलिटीज हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है? 40,000 अगेन। डेट, सॉरी डिबेंचर्स को देखिए, ये भी एक अलग सी चीज है जो इस क्वेश्चन में हम इसको नहीं लेंगे। डिबेंचर्स, डिबेंचर्स किस चीज का पार्ट है? बैलेंस शीट का ही पार्ट है, लेकिन ये हमारी ये है नॉन करंट लायबिलिटी, इस वजह से इसको हम इंक्लूड ही नहीं करेंगे। इसको भी आई फॉर इग्नोर करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज अपना स्टॉक, ये कहाँ शो होती है इन्वेंट्रीज? मुझे बताएं, क्या ये बैलेंस शीट में शो होती है? हाँ, वैसे तो सारे सारे एसेट्स बैलेंस शीट में होगा। क्वेश्चन ये है कि करंट है कि नॉन करंट है। ये करंट एसेट है अपना। ठीक है, इन्वेंट्रीज को भी आप यहाँ लिखेंगे, कितनी है? 40,000। एक्सपेंसेस पेबल, एक्सपेंसेस पेबल कहाँ जाएंगे? एक्सपेंसेस पेबल भी हैं आपके करंट लायबिलिटीज। ठीक है, ये देखिए कहाँ आएंगी ये एक्सपेंसेस? 20,000, राइट। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं सारी की सारी चीजों को, एंड देन लेट्स सी क्या है आंसर इसका। 90,000 प्लस 10,000, 1 लाख, 1,60,000, 1,60,000 प्लस 40, 2 लाख, 2 लाख हो गया ये। ठीक है, करंट लायबिलिटीज को करिए 1 लाख। अभी देखते हैं करंट रेशो, करंट एसेट्स कितनी है? 2 लाख, करंट लायबिलिटीज कितनी है? 1 लाख, कितनी आ रही है? 2:1। ऑलराइट, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2:1। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 130th। क्विक रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 1.7:1। ये है आपकी क्विक रेशियो। What change will purchase of inventory for cash will have on quick ratio? क्या असर होगा? आई एम गिविंग यू टाइम ऑफ 10 seconds, जल्दी से देखिएगा। देखिए इसका आंसर, चलिए देखते हैं। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, डिक्रीज कर देगी आपकी क्विक रेशो। सबसे पहले क्विक रेशो क्या होती है? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये आगे क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, ये बन जाती है हमारी क्विक रेशो। इसने बोला हुआ है आपने इन्वेंट्री खरीदी है फॉर कैश। अच्छा, मतलब इन्वेंट्री आई है और कैश गया है, लेकिन इन्वेंट्री को तो हम इंक्लूड ही नहीं करते हैं ना। बात समझ रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर करंट एसेट्स हैं 1 लाख के, ठीक है, इन्वेंट्रीज हैं 20,000 की,
और प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं 10,000 के। आपने ना क्या किया, इन्वेंट्री और खरीदी कैश देके। इन्वेंट्री हो गई आपकी 10,000 और कैश माइनस हो गए 10,000, है ना। अगर नॉर्मल सिनेरियो होता तो देखिए क्या असर होता है इस चीज का। अगर करंट रेशो पूछी जाती तो एक तरफ से 10,000 माइनस किए, दूसरी तरफ से 10,000 ऐड किया है, तो इसका कोई नेट इफेक्ट नहीं आता करंट रेशो में। लेकिन अगर मैं क्विक रेशो की बात करूं, यहाँ क्या होता है, आपके ना इन्वेंट्रीज इंक्लूड ही नहीं की जाती। ऑलराइट, इसी वजह से आप में आपके जो करंट एसेट्स होंगे ना, उसमें से आप सिर्फ कैश को माइनस कर देंगे। अगर न्यूमरेटर में से कोई चीज डिडक्ट हो जाती है, अगर पहले न्यूमरेटर था 50,000 का, डिनोमिनेटर था 10,000 का, इसकी रेशो क्या थी 5:1। अगर अब दूसरे केस में न्यूमरेटर कम हो गया, 40,000 का हो गया, नीचे 10,000 है, तो आंसर क्या आया 4:1। अगर न्यूमरेटर कम हो जाए ना, कैश कम हो जाए, तो क्या करेगी क्विक रेशो, डिक्रीज करेगी। Alright, because goods are purchased for cash will reduce the total of quick assets. Quick assets is equals to current assets minus inventories minus prepaid expenses. ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ. I hope the question is clear. Let's move on to the next one. Where is interest on drawings account shown in partner's capital account? चलिए जल्दी करिए इस क्वेश्चन को, इजी है. ठीक है, ये देखिए, इसका आंसर है क्वेश्चन का ए, डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कहाँ शो किया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ये बनता है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये होती है डेबिट साइड, ये होती है क्रेडिट साइड. ये फर्म है अपनी, ये है पार्टनर. पार्टनर ना इस फर्म से ड्राइंग्स मतलब पैसा निकलवाता है, और बदले में उसको देना होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, उसको देना होता है बिजनेस को. तो जो चीज पार्टनर को देनी है, जो पार्टनर का खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये कहाँ शो होगा, खर्चा है, खर्चा तो डेबिट साइड में आता है ना. प्रॉफिट एंड लॉस को देखिए तो यहाँ पे आएगा डेबिट साइड में. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जितने भी है, इस वजह से ये पार्टनर्स की डेबिट साइड में शो होता है. तो आंसर इज 1. आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. 132. Rent which is paid to partners is recorded in which side of profit and loss appropriation account in partnership? Is it debit side of profit and loss appropriation account? Is it credit side of profit and loss appropriation account? ठीक है, क्या शो ही नहीं किया जाता, या ए और बी में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिपेंड करते हैं उसकी अमाउंट कितनी है. चलिए इस क्वेश्चन को करिए, 10 सेकेंड है आपके पास. Alright, moving on to the answer of this question, it is C, not shown. आप में से कईयों का गलत हुआ होगा ये, बस आपको क्या हुआ इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन की वर्डिंग ने आपको कंफ्यूज किया है और कुछ नहीं. ये देखिए, क्वेश्चन ने हमें मैनिपुलेट कर दिया. मैंने आपसे पूछा कि जो आप रेंट देते हैं ना, जो रेंट विच इज पेड टू पार्टनर्स, आप है पार्टनरशिप फॉर्म, आपने ना अपने जो पार्टनर्स हैं इनको रेंट देना है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसकी जगह यूज कर रहे हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन सी साइड पे लिखा जाएगा. तो आपके माइंड में ना सबसे पहले दो चीजें आएंगी, क्या, या तो डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, ये दो चीजें आएंगी ना. लेकिन नहीं, बात अलग है यहाँ पे. जो हमारा रेंट है ना, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो शो ही नहीं किया जाता. तो फिर कहाँ आती है ये चीज,
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं शो होता, मैं बार बार बोल रही हूँ। ये देखिए, जो आपका रेंट है ना, मुझे बताएं, रेंट देखा देखा लग रहा है? जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उसमें जो खर्चे होते हैं हमारे, जो डेबिट साइड में लिखते हैं खर्चे, ठीक है, वहां पे आता है टू रेंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में फर्क है। इस वजह से जो रेंट है वो यहाँ नहीं आएगा, इट इज नॉट शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक और चीज मैं आपको एडिशन बताना चाहूंगी यहाँ पे। ये देखिए, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होता है ना, ये तब बनाया जाता है इन केस आपके पास प्रॉफिट्स हों। मैं आपको डिफरेंस करवा दूं इस चीज का, दो चार पॉइंट्स है। देखिए, लिखिए, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है और इस तरफ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले ये तब बनाया जाएगा जब आपके पास प्रॉफिट्स आ रहे हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तब बनाया जाएगा जब आपके पास प्रॉफिट्स या लॉसेस, प्रॉफिट्स और लॉसेस कुछ भी हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनाना ही बनाना है। ऑल राइट, और यहाँ पे जो आइटम्स रिकॉर्ड की जाती है ना, इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। और यहाँ पे जो आइटम्स होती है ना, इट इज चार्ज ऑन प्रॉफिट्स। रेंट ना, अगर बिजनेस का लॉस हो तब भी आप रेंट प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे, रेंट एक्सपेंसेस लिखेंगे। इससे क्या होगा, लॉस में फर्क, लॉस आपका और बढ़ता जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, रेंट तो देना ही देना है। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन 133rd। When debentures are issued as collateral against loan taken, then what shall be the present debenture holder be entitled to in case of non-payment of the loan amount? Options: interest on loan, interest on debentures, both A and B, कि none of the above. चलिए देखिए इस क्वेश्चन का आंसर। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, बोथ ए एंड बी। जब आप देखिए, ये एक कंपनी है और आपने क्या किया हुआ है, आपने ना इसके डिबेंचर्स परचेज किए हुए हैं। मतलब इस कंपनी के जो डिबेंचर्स हैं वो आपके नाम पे हैं, और बदले में आपने इसको क्या करी हुई है, पेमेंट। पता है कैसा मोड ऑफ चलता है ट्रांजैक्शन का? फॉर एग्जांपल, अगर ये रिडीमेबल डिबेंचर्स हैं, तो जितना भी इसका टाइम है, फॉर एग्जांपल आफ्टर 5 years, आपने जो पैसा इनको दिया था ना, वो पैसा आपको विद इंटरेस्ट वापस मिलेगा आफ्टर 5 years। ठीक है, अब चीज क्या हो सकती है, आप है, आपको जरूरत हो सकती है पैसे की आज, जरूरी नहीं है कि आपको 5 साल बाद ही जरूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं है। अगर आपको आज जरूरत पड़ी, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी से लोन लिया था, ठीक है, और आपने ना, वो जो जिस पर्सन ने आपको लोन दिया है ना, आपने ना इसको कोलेटरल दिया हुआ था। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ भी अपना एसेट दिया हुआ था कोलेटरल, लेकिन जो ये भाई साहब है ना, ये सेटिस्फाई नहीं हुए सिर्फ इस एसेट से जो आपने इसको दिया। तो आपने क्या किया कि ले भाई, मेरे पास थे डिबेंचर्स, इनको तू रख ले, ठीक है, ये डिबेंचर्स को तुम रख लो, 5 साल बाद इसकी पेमेंट हो जाएगी आपको, ठीक है, इंटरेस्ट के समेत। अभी क्या करो, मुझे ये लोन सैंक्शन कर दो। वो कहता है ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़िए, डिबेंचर्स आपने इशू कर दी है एज कोलेटरल, इतना सिनेरियो समझ आ गया, अगेंस्ट द लोन टेकन। देन व्हाट शैल बी द प्रेजेंट डिबेंचर होल्डर, प्रेजेंट डिबेंचर होल्डर कौन है, अब ये बन गया है, बी इंटाइटल टू इन केस ऑफ लोन नॉन पेमेंट। अब अगर इन भाई साहब ने लोन की पेमेंट नहीं करी, तो इसको क्या क्या राइट्स मिल जाते हैं, क्या क्या रिसीव करने के। पहला, जो इस लोन पे, देखिए, जो इस लोन पे इसको इंटरेस्ट मिलना था ना,
वो इसका पहला राइट है। दूसरा वो क्या चीज मांग सकता है, मांग सकता नहीं मांगेगा, जो अब ये जो डिबेंचर्स है ना, डिबेंचर जो अब इनका ये मालिक है, इस पे जो इंटरेस्ट रिसीव होगा वो भी इसको रिसीव होगा। तो इसको दोनों चीजें रिसीव होगी, एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ऑलराइट, दोनों, इस वजह से आंसर है सी, बोथ ए एंड बी। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। ये देखिए, डिबेंचर्स होल्डर हैव टू बी पेड इंटरेस्ट इवन इन केस ऑफ लॉसेस। Equity shareholders have to be paid dividends even in case of losses. Creditors have to be paid only in case of profits. Yeah, none of the above. You need to identify the correct statement. Let's move on to the answer. इस क्वेश्चन का आंसर है अपना 1. Debenture holders have to be paid interest even in case of losses. ये देखिए, बाकी की दो स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़िए पहले। ये कहते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को ना आपने डिविडेंड तब ही देना है, आपने इसको डिविडेंड तब भी देना है अगर आपका लॉस हो। ऐसा नहीं होता, ठीक है। जो आपका डिविडेंड है ना, लेट मी राइट इट समवेयर। डिविडेंड जो आपको इक्विटी शेयर होल्डर्स को देना है ना, वो तब देना है जब इक्विटी शेयर, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स ना रेजिडुअल ओनर्स होते हैं, मतलब रेजिडुअल क्लेमेंट्स होते हैं। आपकी कंपनी में अनेक लोग होंगे जिनको आपको पैसा देना है। इन सबको देने के बाद अगर कुछ पैसा बचे तो वो इनके खाते में जाता है, ठीक है। अच्छा, पैसा तभी बचेगा अगर आपके प्रॉफिट्स होंगे, अगर लॉसेस होंगे तो पैसा पहले ही नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट देखिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव टू बी पेड डिविडेंड इवन इन केस ऑफ लॉसेस, ये गलत बात है। उनको तभी डिविडेंड देंगे जब आपके प्रॉफिट्स होंगे। Creditors have to be paid only in case of profits. This statement is also wrong. Creditors, जिनसे आपने उधार लिया है, आप इनको दोनों केसेस में पे करेंगे। अगर आपके प्रॉफिट्स हैं तो बहुत बढ़िया है, इनको पे करिए। अगर लॉसेस है ना, तब भी आपको अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी होती है। यू डोंट हैव एनी एक्सक्यूज, कोई बहाना नहीं चलेगा। तो स्टेटमेंट 2 और 3 दोनों गलत हो चुकी है हमारी, ठीक है। अब पहली स्टेटमेंट देखिए, डिबेंचर होल्डर्स हैव टू बी पेड इंटरेस्ट इवन इन केस ऑफ लॉसेस। ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ठीक है। अगर देखिए, वो डिबेंचर होल्डर्स है ना, जो उन्होंने आपकी कंपनी को पैसा दिया हुआ है, इन रिटर्न में आप उनको क्या देते हैं हर साल, या जो जो भी टाइम है, इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं। और पीरियड के बाद जब इनको रिडीम करना हो तो जितनी की जितनी टोटल पेमेंट थी ना, वो वापस कर देते हैं। ऐसा इनका सिस्टम चलता है। आपको जो इनको इंटरेस्ट देना होता है ना, ये देखो, जो आप हर वर्ष दे रहे हैं इनको, जो हर वर्ष दे रहे हैं, जब भी दे रहे हैं, 6 महीने बाद दे रहे हैं, जब भी जो आपका सिस्टम है, ठीक है। आपको उनको ना उस केस में भी देना है जब आपका लॉस हो। कोई फर्क नहीं पड़ता डिबेंचर होल्डर्स को। डिबेंचर होल्डर्स आर नॉट दी ओनर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर दी ओनर्स। मतलब अगर कोई ओनर है तो वो समझ सकता है ना कि हाँ ठीक है, नहीं है पैसा, कोई बात नहीं, मैं चला लूंगा काम। समझ रहे हैं बात क्या बोल रही हूँ? ये देखिए, इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं ओनर्स अपने, ये समझ जाते हैं, ठीक है यार कोई बात नहीं, नहीं है प्रॉफिट्स, कोई चक्कर नहीं है, जब लॉस है मुझे मत दो डिविडेंड। लेकिन ये नहीं समझेंगे, ये बाहर के लोग हैं, ये नहीं समझेंगे, ये तो लॉस में भी पैसा मांगेंगे। तो डिबेंचर होल्डर्स हैव टू बी पेड इंटरेस्ट इवन इन केस ऑफ लॉसेस, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। आई होप you enjoyed the session and the class was fruitful to you. In case yes, then keep on supporting and keep watching the videos. Thank you so much. Keep on learning. Take care. Bye bye.